A very good morning to all of you. I am Dr. Ranjita and you all are welcome to Study IQ. आज के इस लेक्चर में हम लोग बात करेंगे क्लास 10 साइंस एनसीईआरटी के चैप्टर नंबर 14 के बारे में। तो इस चैप्टर में हम लोग पढ़ेंगे अबाउट एनर्जी और उसके सोर्सेज के बारे में हम लोग बात करेंगे। सो लेट्स स्टार्ट। अगर आपका कोई स्पेसिफिक सवाल है तो आप मुझे इस ईमेल एड्रेस पर मेल कर सकते हैं। ये मेरा इंस्टाग्राम लिंक है और ये मेरे टेलीग्राम चैनल का लिंक है। इस टेलीग्राम चैनल पर जाकर आप मेरे सभी लेक्चर्स के पीडीएफ को डाउनलोड कर सकते हैं। अगर आप चाहते हैं क्लास 6, 7, 8 और 9 साइंस एनसीईआरटी के लेक्चर्स को भी देखना तो उन सब के लिंक्स भी इसी टेलीग्राम चैनल पर शेयर कर दिए गए हैं। जब आप मेरा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करें तो कृपया लिंक में मेरे नाम का स्पेलिंग ज़रूर चेक कर लें। इस चैप्टर में जैसा कि हम जानते हैं सोर्सेज ऑफ एनर्जी इसका टाइटल है इस चैप्टर का। तो ये क्लास 10 का चैप्टर है। तो इस चैप्टर में हम लोग बात करने जा रहे हैं कि एनर्जी जो होती है वो किस किस तरीके से हम उसके क्या क्या सोर्सेज हो सकते हैं। इसमें हम कन्वेंशनल सोर्सेज ऑफ एनर्जी के बारे में पढ़ेंगे जिसमें हम रिन्यूएबल और नॉन रिन्यूएबल और सोर्सेज ऑफ एनर्जी के बारे में बात करेंगे। फिर हम इसमें कुछ जो न्यू सोर्सेज ऑफ एनर्जी हैं उसके बारे में भी बात करेंगे। ठीक है, तो अभी तक जो चैप्टर था इससे पहले वाले चैप्टर्स थे जो फिजिक्स के चैप्टर थे जिसमें हम बात कर रहे थे इलेक्ट्रिसिटी के बारे में। हमने बात किया था मैग्नेटिज्म किस तरीके से इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस कर सकता है या वाइसा वर्सा किस तरीके से इलेक्ट्रिसिटी से मैग्नेटिज्म प्रोड्यूस होता है। तो उस चीज़ों के बारे में हमने बात किया था। तो उसी की कॉन्टिन्यूएशन में ये चैप्टर हम लोग पढ़ रहे हैं। तो इस चैप्टर में हम बहुत ही माइन्यूटली समझने की कोशिश करेंगे कि एक फॉर्म ऑफ एनर्जी जो है किस तरीके से दूसरे फॉर्म ऑफ एनर्जी में कन्वर्ट होती है। ओके, तो 9th क्लास में हमने एनर्जी के बारे में पढ़ा था। हमने तब देखा था कि केमिकल फिजिकल प्रोसेस के बारे में पढ़ा था। हमने बात किया था एनर्जी क्राइसिस के बारे में। एंड हमने बात नहीं किया था, हमने सोचा था आप डे टू डे अपनी उसमें बात करते हैं। हम लोग न्यूज़ में भी आप देखते हैं हम एनर्जी क्राइसिस के बारे में बात करते हैं। हमने लॉज न्यूटन के लॉ के बारे में पढ़ा, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी के बारे में पढ़ा और हमने अभी तक बहुत सारे लॉज के बारे में हमने पढ़ चुके हैं। तो हमने जो एक लॉ पढ़ा था लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, उसमें हमने पढ़ा था एनर्जी कैन नीदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड। तो अगर हम एनर्जी ना तो क्रिएट हो सकती है और ना ही डिस्ट्रॉय हो सकती है तो इतनी फर्स क्यों मची हुई है। तो इसका मतलब तो बहुत अबंडेंस है, एनर्जी को कहीं पर भी हम यूज़ कर सकते हैं। तो हमें क्यों सोचना है एनर्जी के कंजर्वेशन के बारे में। अगर एनर्जी क्रिएट भी नहीं हो सकती, डिस्ट्रॉय भी नहीं हो सकती, कंजर्व रहेगी एनर्जी, तो फिर हमें एनर्जी के बारे में सोचने की ज़रूरत क्यों पड़ती है। हम इन सब क्वेश्चंस के बारे में बात करेंगे। वंस अगेन आई हैव टू टेल यू दैट वी आर रीडिंग क्लास 10 साइंस एनसीईआरटी। तो हमने अपने आप को कन्फाइन करने की कोशिश करेंगे हम क्लास 10 में जो दिया हुआ है उसी के ऊपर, राइट। तो ओके, हम लोग बात कर रहे हैं कि अगर एनर्जी क्रिएट भी नहीं हो सकती और डिस्ट्रॉय भी नहीं हो सकती तो फिर एनर्जी कहाँ चली जाती है, हमें क्यों इतना ध्यान रखना पड़ता है। ओके, देखिए एनर्जी क्रिएट नहीं हो सकती, डिस्ट्रॉय नहीं हो सकती, बट इट कैन बी कन्वर्टेड इनटू वन फॉर्म ऑफ एनर्जी टू अनदर फॉर्म ऑफ एनर्जी। It can be converted and sometimes, most of the times, it is not in our hand। जब एक फॉर्म ऑफ एनर्जी जो है दूसरी फॉर्म ऑफ एनर्जी में कन्वर्ट हो रही है वो हमारे कंट्रोल से बाहर होता है। बहुत बार हम उसको एक लिमिट तक कंट्रोल कर सकते हैं कि हम एक फॉर्म ऑफ एनर्जी को दूसरे फॉर्म ऑफ एनर्जी में पूरी तरीके से कन्वर्ट कर पाएँ। जैसे कि हमने लास्ट क्लास में भी बात किया था जब हम इलेक्ट्रिसिटी की बात कर रहे थे। तो हमने बात किया था कि हम किसी भी अप्लायंस को, जो भी अप्लायंस हम यूज़ कर रहे हैं जिसमें हम इलेक्ट्रिसिटी का यूज़ कर रहे हैं, हम इलेक्ट्रिसिटी का यूज़ करते हैं एक स्पेसिफिक पर्पज़ के लिए कि हमको पंखा चलाना है, एसी से कूलिंग करना है ना, अलग अलग कामों के लिए हम यूज़ करें। हमें मेट्रो ट्रेन चलाना है, इलेक्ट्रिक कार चलाना है। ओके, बट हमने ये भी बात किया था कि एनर्जी जब वेस्टफुल चीज़ों में यूज़ होती है, जैसे कि एनर्जी का पहला यूज़ इलेक्ट्रिसिटी का यूज़ हम कर रहे थे कि हमको पंखा चलाना है, पंखा चल तो रहा है लेकिन साथ में पंखा हीट अप भी हो गया, तो हम एनर्जी के कुछ अनअवॉइडेबल जो इफ़ेक्ट्स हैं उनको हम रोक नहीं सकते। वो फिर भी क्या होगा, वो इफ़ेक्ट्स जो है फिर भी आएंगे। हम उनको एक सर्टेन लिमिट तक हम उनको कम कर सकते हैं। जैसे कि जहाँ पे एनर्जी वेस्ट होती है, फॉर एग्जांपल फ्रिक्शन में वेस्ट होती है, तो हम उसको कम करने की कोशिश करते हैं। फिर हमने ये भी बात किया था लास्ट क्लास में ही कि हम कई बार जो अनडिज़ायरेबल इफेक्ट है विच इज़ हीटिंग इन फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, इन केस ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, तो हम क्या कर रहे थे, हमें पता है कि भाई हम उसको रोक नहीं पा रहे, तो हमने क्या किया, उसको भी अपने एक यूज़ में ले आए। जैसे कि हम पानी गर्म करना शुरू कर दिया हीटर लगा के, प्रेस करना शुरू कर दिया इलेक्ट्रिक आयरन लगा के, है ना, केटल में हमने चाय बनाना शुरू कर दिया। इस टाइप की चीज़ें हमने उसको यूज़ करना शुरू कर दिया। तो नाउ वी आर जस्ट टॉकिंग अबाउट द एनर्जी।
एनर्जी कम्स इन डिफरेंट फॉर्म्स, वन फॉर्म कैन बी कन्वर्टेड टू अनदर फॉर्म, दिस वी नो वेरी वेल। देखिए, इफ़ वी ड्रॉप अ प्लेट फ्रॉम हाइट, एग्जाम्पल्स दिए गए हैं। अगर आपने एक प्लेट था आपके हाथ में, उसको आपने नीचे गिरा तो क्या हुआ? प्लेट, जो हमने ये पढ़ा है काफ़ी देर से हम पढ़ते आ रहे हैं कि जब भी आप किसी चीज़ को हाइट पे लेकर जाएंगे, ओके, फॉर एग्जांपल मैंने इस पेन को लिफ्ट किया और उसको इस हाइट पे लेकर आ गई, मैं ज़मीन नीचे रह गई और ये पेन जो है इस पर्टिकुलर हाइट पर आ गया। तो जैसे ही मैं इस पेन को इस पर्टिकुलर हाइट पे रेज करती हूँ तो उसके अंदर क्या हो जाता है? ग्रेविटी इसको अट्रैक्ट कर रही है, तो इसके अंदर जनरेट हो जाता है पोटेंशियल एनर्जी। ये क्या करेगा? इसमें पोटेंशियल एनर्जी आ गया। आप इस पेन को जैसे ही ड्रॉप कर देंगे कोई भी, तो वो पोटेंशियल एनर्जी किस में कन्वर्ट हो गया? काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट हो गया। जैसे ही ये ग्राउंड पे पहुंचेगा फिर क्या होगा? ये ग्राउंड पे पहुंच के हो सकता है टूट जाए, आवाज़ आए, है ना, ये सारी चीज़ें होंगी। तो अलग अलग फॉर्म ऑफ एनर्जी में वो कन्वर्जन होगा। अगर हम एक कैंडल को जलाते हैं तो क्या होगा? एक्सोथर्मिक प्रोसेस है, हीट जनरेट होगी। केमिकल एनर्जी इन द वैक्स इज कन्वर्टेड टू हीट एनर्जी एंड लाइट एनर्जी। सिर्फ हीट नहीं जनरेट हो रही, लाइट भी जनरेट हो रही है उससे, तो लाइट में भी शुरू हो रही। वट अदर प्रोडक्ट्स आर ऑब्टेन व्हेन वी बर्न अ कैंडल। अब हम कैंडल जब जला रहे हैं तो सिर्फ ऐसा नहीं है कि जो वैक्स की जो एनर्जी थी, केमिकल एनर्जी, वो सिर्फ हीट और लाइट एनर्जी में कन्वर्ट हुई। वो क्या हुआ उसका? उसमें से धुआं भी निकलेगा, उसमें से कुछ रेजिड्यू भी बनेंगे, तो अलग अलग तरीके की एनर्जी में वो कन्वर्ट होगी, जिसमें से सारी की सारी चीज़ें हमारे हाथ में भी नहीं है। अब मान लीजिए हमको कैंडल जला के रोशनी चाहिए, वो एक इफ़ेक्ट है, या कैंडल जला के हमको थोड़ी सी गर्मी चाहिए, वो एक इफ़ेक्ट है। लेकिन जो उसका साइड इफ़ेक्ट, जो एडिशनल इफ़ेक्ट्स आ रहे हैं, उस वेस्टेज ऑफ एनर्जी को वी जस्ट कैन नॉट प्रिवेंट टू द 100%, हम उसको प्रिवेंट नहीं कर सकते। इसीलिए बात आती है कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी की, क्योंकि एनर्जी जो है एक फॉर्म से दूसरी फॉर्म में कन्वर्ट हो जाती है, हमारे चाहते हुए भी, हमारे ना चाहते हुए भी। ओके, हम जो कन्वर्जन नहीं चाहते वो कन्वर्जन भी हो रहे हैं, हम उनको रोक नहीं सकते 100%। ओके, तो इसीलिए बात आती है एनर्जी को कंजर्व करने की, एनर्जी को बचाने की, क्योंकि हम जानते हैं हमें एनर्जी को कन्वर्ट कर रहे हैं हम एक फॉर्म में, फॉसिल फ्यूल से हम एनर्जी बना के हम उसको मैकेनिकल एनर्जी में, काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट कर रहे हैं, साथ में वो वेस्ट भी हो रही है। जिस हिसाब से हम उसको कन्वर्जन कर रहे हैं उस हिसाब से वो चेंज नहीं हो रही है। मतलब आपने जितने हाइड्रोकार्बन्स को यूज़ कर लिया, आप उतने क्रिएट नहीं कर पाओगे। आप हाइड्रोकार्बन वाला जो फ्यूल है, लाइक पेट्रोल और डीजल और कोयला या और गैस, आप उसको जितने सालों में, जितने मिलियन ईयर्स उसको लगे हैं बनाने में, उतने मिलियन ईयर्स उसको फिर से बनने में लग जाएंगे। और अगर आप उसको इतनी जल्दी जल्दी यूज़ करते जाओगे तो देयर वुड बी अ लिमिट। मान लीजिए 100 लीटर्स का रिजर्वायर है जिसको बनने में 100 साल लगे, और आपने एक दिन में 5 लीटर फॉर एग्जाम्पल के हिसाब से कंजम्पशन शुरू कर दी, तो आप तो उसको जल्दी से ख़त्म कर दोगे, लेकिन उसको बनने में कितने साल लग गए थे। तो दिस इज़ द थिंग विच यू हैव टू कीप इन योर माइंड। ये चैप्टर जो है, इसमें से काफ़ी सारी बातें आपको पता हैं, काफ़ी सारी बातें आपको नहीं पता, जो हम डिस्कस करेंगे, विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू। प्री से ज़्यादा आई वुड से दिस चैप्टर इज़ इम्पॉर्टेंट फॉर मेंस, क्योंकि मेंस में जो सवाल आएंगे, जो मेंस में आपको लिखना होगा, उसके लिए मुझे लगता है ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट चैप्टर है। प्री के लिए भी इंपॉर्टेंट है कुछ कंसेप्ट्स, लेकिन मेंस के लिए भी ये चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट है। अभी तक जो हम चैप्टर्स पढ़ रहे थे साइंस एनसीईआरटी में, दोज वर प्री फोकस चैप्टर्स, बट दिस चैप्टर कम्स विच इज़ मेंस फोकस चैप्टर, मेंस ऑफ यूपीएससी एज वेल एज स्टेट पीसीएस, दोनों ही मेंस की बात कर रही हूँ। ठीक है, तो जो टोटल एनर्जी होती है ड्यूरिंग अ फिजिकल और केमिकल प्रोसेस, वो क्या होती है? दैट रिमेन्स द सेम, बट सपोज वी कंसिडर द बर्निंग ऑफ कैंडल अगेन, कैन वी somehow put together heat and light generated along with the products of the reaction to get back the chemical energy in form of wax? ये हमारा क्वेश्चन है। क्या हम उन सारी चीज़ों को, मान लीजिए आपने कैंडल जलाया, ओके, वैक्स से बना हुआ वो कैंडल था, आपने उसको जला दिया, उसमें से लाइट निकली, उसमें से हीट निकली, उसमें से धुआं निकला, ठीक है, रेजिड्यूज निकले, क्या आप उन सारी चीज़ों को मिलाकर दोबारा से कन्वर्ट करके कैंडल बना सकते हो? नो, वो नहीं पॉसिबल होता है। एनर्जी जो होती है कन्वर्ट हो जाती है एक फॉर्म से दूसरी फॉर्म में। एनर्जी कंजर्व्ड है, वो डिस्ट्रॉय भी नहीं हो रही, क्रिएट भी नहीं हो रही, वो कंजर्व रहेगी, एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगी। लेकिन जो फॉर्म हमें चाहिए, अगर हमें कैंडल चाहिए, वो वापस उस फॉर्म में कन्वर्ट नहीं कर पा रहे ना हम उसको, यही प्रॉब्लम है। ओके,
दूसरा इन्होंने एग्जाम्पल दिया है 100 ml ऑफ वाटर है जिसका टेम्परेचर जो है 75 डिग्री सेल्सियस है, और अगर आपने उसको रूम में रख दिया तो वो थोड़ी देर में क्या होगा, 75 डिग्री सेल्सियस का वाटर जितना रूम का टेम्परेचर है उस पर आ जाएगा। मान लीजिए 25 डिग्री सेल्सियस है रूम का टेम्परेचर, 30 डिग्री सेल्सियस है, थोड़ी देर में इसको क्या बोलते हैं, लॉ ऑफ इक्विलिब्रियम में वो एनर्जी को इक्वेट करने की कोशिश करेगा, जहाँ पे हीट ज़्यादा है जहाँ पे हीट कम है उसमें से दोनों सेम हो जाएंगी, तो वो जो टेम्परेचर है वो वाटर के ज़्यादा टेम्परेचर था वो रूम टेम्परेचर पे आ जाएगा। तो क्या आप उस रूम के अंदर से दोबारा से उसको टेम्परेचर देके वाटर को फिर से वैसा ही बना सकते हो? नहीं बना सकते, क्योंकि वो एनर्जी कन्वर्ट हो चुकी है। तो ये जो कन्वर्ट हो चुकी है ना, जो ये कन्वर्जन ऑफ एनर्जी है, यही हमारी प्रॉब्लम भी है और यही हमारा मतलब बून एंड बेन बोथ है। ये जो कन्वर्ट जो हो जाती है एनर्जी, इसी से हमको बचाना होता है और इसी का हम यूज़ करते हैं। एक फॉर्म ऑफ एनर्जी को दूसरे फॉर्म ऑफ एनर्जी में कन्वर्ट करके हम उसका यूज़फुल यूज़ कर लेते हैं। तो दोनों ही जो एग्जाम्पल हैं, इन एनी एग्जाम्पल दैट वी कंसिडर वी विल सी दैट एनर्जी इज यूजेबल फॉर्म is dissipated to the surroundings in less usable form. Hence, any source of energy we use to do work is consumed and cannot be used again. तो वो एनर्जी जो होती है वो सिस्टम में चली जाती है और वो यूज़ हो जाती है, राइट। अब हम बात करेंगे, अब ये तो हम समझ गए कि भाई हमें एनर्जी को कंजर्व करने की क्यों बात करनी है। हम एक पहला लॉ भी जानते थे, हमें दूसरा भी समझ में आ गया, एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में कन्वर्ट हो जाती है। तो इसलिए हम बात करते हैं कि हमें एनर्जी को बचाना है, एनर्जी के सोर्सेस को बचा के रखना है। अब हम बात करते हैं एक अच्छी एनर्जी का सोर्स क्या होता है। अगर हम बात करें हमें एनर्जी चाहिए होती है अपने आप को गर्म करने के लिए, खाना पकाने के लिए, है ना, अलग अलग काम करने के लिए, अपने व्हीकल्स को चलाने के लिए एनर्जी चाहिए, सब कुछ करने के लिए हमें खुद भी फूड के फॉर्म में एनर्जी चाहिए, अपनी खुद की बॉडी को भी चलाने के लिए। ओके, तो एक अच्छा सोर्स ऑफ एनर्जी क्या होता है, हम उसके बारे में बात करेंगे। तो दिस इज अ पॉसिबल क्वेश्चन, ये प्री का क्वेश्चन भी हो सकता है। एक अच्छा सोर्स ऑफ एनर्जी क्या होगा, उसके अंदर हमें क्या क्या फैक्टर्स को देखना होता है। ओके, तो क्या होता है, अब यहाँ पे हमें ये सब लिखा हुआ है। डीजल हमें चाहिए अपनी ट्रेन चलाने के लिए, मस्कुलर एनर्जी हमें चाहिए अपना फिजिकल काम करने के लिए, इलेक्ट्रिकल एनर्जी चाहिए अप्लायंसेस को चलाने के लिए, केमिकल एनर्जी खाना बनाने के लिए। तो एक अच्छा सोर्स एनर्जी का क्या है ना, ये देखिए ये सारे सोर्स ऑफ एनर्जी है, पेट्रोल, डीजल, कोयला, है ना। तो अच्छा सोर्स ऑफ एनर्जी वो होता है जब हमें एक फ्यूल को सिलेक्ट करना होता है, जब हमें कोई ईंधन को सिलेक्ट करना होता है, तो हम किन किन चीज़ों का ध्यान रखते हैं। तो हम ध्यान रखते हैं हाउ मच हीट डज इट रिलीज ऑन बर्निंग, वो कितनी हमको हीट देता है जब भी हम एक फ्यूल की बात करते हैं, है ना। फ्यूल एनर्जी, फ्यूल एक एनर्जी है। डज इट प्रोड्यूस अ लॉट ऑफ स्मोक, क्या उससे बहुत सारा धुआं निकलता है। इज इट ईजिली अवेलेबल, हमें एक फ्यूल चाहिए, है ना, हमें अपनी खाने को बनाना है, मोटर गाड़ी को चलाना है ना, बहुत सारी चीज़ें हमें करनी है। तो उस चीज़ के लिए हमें एक ईंधन की आवश्यकता है विच इज़ कॉल्ड फ्यूल। उस फ्यूल के अंदर क्या क्या क्वालिटीज़ होनी चाहिए। तो पहली क्वालिटी हम क्या देखते हैं, हम देखते हैं कि भाई वो कितनी बर्निंग से हाउ मच हीट, कितना गर्म करता है वो, ठीक है, कितना उसके अंदर से धुआं निकलता है, कितना वो अवेलेबल है इजीली। हम ये सब चीज़ें सबसे पहले बार देखते हैं। अब ये तो तीनों हमने बहुत बेसिक से क्वेश्चन देख लिए। जब हम फ्यूल की बात करते हैं, क्या हम कुछ और भी सवाल देखते हैं? यस, इन तीनों चीज़ों के सिवा, कितनी हीट दे रहा है, कितना स्मोक दे रहा है, कितना अवेलेबल है, उसके सिवा भी हम और सवाल पूछते हैं जब भी हमें एक अच्छे फ्यूल को सिलेक्ट करना होता है। वो सवाल क्या है, हम वो भी पढ़ेंगे। Given the range of fuels we have today, what are the factors which would limit our choices when it comes to a particular task like cooking our food? मान लो हमें खाना बनाना है, तो हम उसके लिए कोई अलग तरीके का फ्यूल चाहिए हमें। भाई हमें अलग तरीके क्या चाहिए, हमारे घर के दीवारों को, बर्तन को काला ना करता हो, है ना, और ज़्यादा हीट देता हो, फटाफट से हमारा खाना बन जाए। इस टाइप की चीज़ें अलग अलग रिक्वायरमेंट है हमारी। अगर हमें वो फ्यूल कहीं से उठा के लेकर आना, तो हम चाहेंगे कि भैया इतना भारी ना हो कि हमारे को ट्रांसपोर्ट का बहुत ज़्यादा खर्चा आ जाए, ऐसा सोचते हैं हम। वुड वी चूज़ वन फ्यूल फॉर कुकिंग एंड अनदर फॉर हीटिंग द रूम इन द विंटर। अच्छा, ये भी चीज़ है। अब हमारे टाइप ऑफ वर्क के अकॉर्डिंग भी हमें अलग अलग तरीके का फ्यूल चाहिए होता है। मान लीजिए हमें अपना खाना बनाना है, तो हमें अलग तरीके की रिक्वायरमेंट, जैसा मैंने बताया कि घर को काला नहीं करना चाहिए। मान लीजिए हमें उससे इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करनी है, तो भाई वो थर्मल पावर स्टेशन में जाएगा, उससे फिर हमें कोई लेना देना नहीं है। हमें थर्मल पावर स्टेशन को काला करता रहेगा, लेकिन घर के केस में हमें नहीं चाहिए वो। तो अलग अलग
रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग हमारे फ्यूल का रिक्वायरमेंट चेंज होता रहता है, क्वालिटीज़। तो जब भी हम एक फ्यूल के बारे में कंसिडर करेंगे तो हम क्या क्या चीज़ें देखते हैं, तो हम देखेंगे गुड सोर्स ऑफ एनर्जी क्या होगा। गुड सोर्स ऑफ एनर्जी वो होगा विच वुड डू अ लार्ज अमाउंट ऑफ वर्क पर यूनिट वॉल्यूम और मास। वेरी इंपॉर्टेंट, हमारे फ्यूल का जो क्वांटिटी है, मतलब एक मान लीजिए 1 किलोग्राम ऑफ फ्यूल है हमारा, 1 kg 1 लीटर है ना, उससे कितनी एनर्जी हमारी निकल रही है, वो उसका पर यूनिट जो एनर्जी दे रहा है, पर यूनिट मास या वॉल्यूम के अकॉर्डिंग जो एनर्जी दे रहा है, वो लार्ज अमाउंट ऑफ वर्क हम उससे कर सकते हैं, विच वुड डू अ लार्ज अमाउंट ऑफ वर्क पर यूनिट वॉल्यूम। इतना सा हमने फ्यूल लिया, मान लीजिए कोई ऐसा फ्यूल है हमारे पास, इतना सा हमारा यूज़ हुआ, उससे मान लीजिए हमारा 5 साल का एनर्जी का रिक्वायरमेंट पूरा हो जाता है। हमें तो ऐसा फ्यूल बेस्ट है, क्योंकि उसको तो हम अपने पॉकेट में डाल के भी ला सकते हैं। इतना छोटा सा फ्यूल से 5 साल तक हमारा घर चल सकता है, ऐसा फ्यूल तो बेस्ट होगा। ऐसा फ्यूल हो सकता है क्या? चलिए कमेंट बॉक्स पे मुझे बताइए क्या कोई ऐसा फ्यूल हो सकता है जो कि हम अपनी पॉकेट में डाल के ला सकते हैं, 5-10 साल तक हमारा घर का काम चला दे। आपको पता है सबको, आप थोड़ा सा सोचेंगे तो यू विल गेट टू नो। दूसरी क्या बात होती है, इट शुड बी ईजिली एक्सेसिबल। ऐसा नहीं होना चाहिए कि हमको वो फ्यूल खरीदने के लिए अमेरिका जाना पड़ रहा है। ईजिली एक्सेसिबल होना चाहिए, हमें मिल जाए वो पास से, कहीं से भी, जहाँ पे भी है वो हमें पास में से मिल जाना चाहिए। इट कैन बी स्टोर्ड एंड ट्रांसपोर्ट ईजिली, है ना। परहैप्स मोस्ट इम्पॉर्टेंट, इकोनॉमिकल, सबसे इम्पॉर्टेंट, हम उसको अफोर्ड कर पाएँ। ऐसा ना हो कि बहुत ही ज़्यादा महंगा हो एंड वी आर नॉट एबल टू अफोर्ड इट। तो अगर हमें एक फ्यूल के बारे में ध्यान रखना है तो हम कुछ चीज़ों के बारे में ध्यान रखते हैं कि उसका पर यूनिट मास या वॉल्यूम के अकॉर्डिंग वो हमें बहुत ज़्यादा एनर्जी दे पाए, वो इजीली एक्सेसिबल हो हमारे लिए, कम धुआं देता हो, है ना, और ट्रांसपोर्ट करना उसको ईजी हो और इकोनॉमिकल हो वो। तो ये सारी चीज़ें हम ध्यान रखते हैं एक फ्यूल के केस में। फिर हम सिलेक्ट करते हैं फ्यूल, एंड फ्यूल विल वेरी अकॉर्डिंग टू द पर्पस के अकॉर्डिंग फ्यूल का चॉइस जो है वो वेरी करता है, राइट। अगर मान लीजिए आपको फटाफट से खाना बनाना है, आप किसी जंगल में हैं, तो विल यू वेट फॉर इलेक्ट्रिक हीटर की वेट करेंगे आप, या इलेक्ट्रिक हीटर आपके पास है भी तो वहाँ पे इलेक्ट्रिक लाइंस हो सकता है ना बिछी हुई हूँ, तो या आप क्या करेंगे, सबसे इजीली अवेलेबल फ्यूल क्या होगा वहाँ पे, लकड़ियाँ, सूखी लकड़ियाँ, जंगल होंगे आसपास तो सूखी लकड़ियाँ उसमें से इजीली अवेलेबल होंगी। तो चॉइस ऑफ फ्यूल जो होती है वो इन सारे फैक्टर्स के ऊपर डिपेंड करता है। अब हम बात करेंगे कन्वेंशनल सोर्सेज ऑफ एनर्जी, मतलब कन्वेंशनली हम कौन से सोर्सेज ऑफ एनर्जी को यूज़ करते हैं अलग अलग पर्पस के लिए, तो हम उनके बारे में बात करते हैं। तो सबसे पहला कन्वेंशनल सोर्स ऑफ एनर्जी फॉसिल फ्यूल। फॉसिल फ्यूल क्या होता है? फॉसिल फ्यूल हम किसको कहते हैं? एंशिएंट टाइम में क्या होता था, लकड़ी यूज़ होती थी, वुड वॉज द मोस्ट कॉमन सोर्स ऑफ हीट एनर्जी। द एनर्जी ऑफ फ्लोइंग वाटर एंड विंड वॉज ऑल्सो यूज टू लिमिटेड एक्टिविटी। हम पुराने ज़माने में लकड़ी का यूज़ करते थे, अभी भी करते हैं लकड़ी का यूज़। उस टाइम पे पानी का भी यूज़ किया जाता था, हवा का भी यूज़ किया जाता था एनर्जी के लिए, बट लिमिटेड एक्सटेंट तक ही होता था। द एक्सप्लॉयटेशन ऑफ कोल एज अ सोर्स ऑफ एनर्जी मेड द इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन पॉसिबल। जब हम एंशिएंट टाइम की बात करते हैं तब तो क्या होता था, लकड़ी का यूज़ होता था। फिर जब हम इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन की जब बात करते हैं, जब इंडस्ट्रीज़ बनना शुरू हुई, तो ऐसा क्या हुआ था कि इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन आया। इतने सालों तक नहीं आया। जब कोल का डिस्कवरी हुआ, जब हमने कोयले को खोज लिया, तब हमारा इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन आता है। कोयला जो है लकड़ी के बनस्पत बहुत ज़्यादा हीट प्रोड्यूस करता है, और वही है पर यूनिट वॉल्यूम के अकॉर्डिंग उसका बहुत अच्छा रेशो है, ठीक है। Increasing industrialization has led to better quality of life all over the world. It has also caused the global demands for energy. जब इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन आ जाता है दुनिया में, आपने हिस्ट्री पढ़ी होगी, अब साथ साथ पढ़ रहे होंगे, तो हिस्ट्री जब आप पढ़ते हैं तब आप देखते हैं कि जब इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन आता है पूरे वर्ल्ड में स्टेप वाइज, तो पूरे वर्ल्ड की दशा ही चेंज हो जाती है। लाइफस्टाइल लोगों का इम्प्रूव हो जाता है। जैसे जैसे लाइफस्टाइल इम्प्रूव होता है, किसी का भी आप देखिए, शहरी लोगों की एनर्जी की रिक्वायरमेंट्स ज़्यादा होती हैं बनिस्बत ग्रामीण लोगों के। आपने हमेशा देखा होगा जैसे जैसे इंडस्ट्रियलाइज्ड होती जाती है सिटी या पॉपुलेशन, उसकी एनर्जी की डिमांड्स उतनी ज़्यादा बढ़ती जाती हैं, उसको और एनर्जी की डिमांड बढ़ती जाएगी। अगर आप किसी रूरल एरिया में जाएंगे तो वहाँ पर आपको एसी लगाने की ज़रूरत नहीं है, लाइट आती है नहीं आती है, कन्वेंशनल सोर्सेज ऑफ एनर्जी से लोग खाना बनाते हैं, कोई इलेक्ट्रिक हीटर टाइप्स चीज़ें यूज़ कम करते हैं लोग। जैसे जैसे मॉडर्नाइजेशन बढ़ती जाएगी वैसे वैसे एनर्जी की कंजप्शन एंड रिक्वायरमेंट बोथ विल कीप ऑन इंक्रीजिंग। ओके, जब ग्रो हुई डिमांड एनर्जी की
तो फिर उसको किससे मीट किया गया? फॉसिल फ्यूल से। फॉसिल फ्यूल में क्या आ रहा है? कोल एंड पेट्रोलियम, है ना। वो फ्यूल फॉसिल के नाम से ही है। फॉसिल फ्यूल क्या होता है? फॉसिलाइजेशन ऑफ, जब प्लांट्स एंड एनिमल्स जब फॉसिलाइज हुए उनके वजह से जो फ्यूल बना उसी को हम फॉसिल फ्यूल कहते हैं। ओके फिर जो बहुत सारी टेक्नोलॉजी हुई इन सोर्सेज को यूज़ करने के लिए, बट दीज फ्यूल्स आर फॉर्म्ड ओवर मिलियंस ऑफ ईयर्स अगो एंड देयर आर ओनली लिमिटेड रिजर्व। ये हम जानते हैं, इसके बारे में तो हमने बहुत ज़्यादा एलेबोरेट डिस्कशन किया हुआ है कि फॉसिल फ्यूल्स जो होते हैं ये क्या हैं। इनको नॉन रिन्यूएबल सोर्सेज ऑफ एनर्जी कहा जाता है, क्योंकि ये रिन्यू ऐसा नहीं है, हो नहीं रहे, नेचर में तो साइकिल चल ही रहा है ना। लेकिन नॉन रिन्यूएबल क्यों कह रहे हैं हम इनको? जो हमारा लाइफ स्पैन है वो बहुत छोटा है। फॉसिल फ्यूल्स बनने में मिलियंस ऑफ ईयर्स लगे हैं। हमारा लाइफ स्पैन क्या है? हम ह्यूमन स्पीशी जो है, वी आर ओनली 12,000 ईयर्स ओल्ड ऑन दिस अर्थ। होमोसेपियंस हम सिर्फ 12,000 साल पुराने हैं यहाँ पर। तो ये फॉसिल फ्यूल्स को बनने के लिए मिलियंस एंड मिलियंस ऑफ ईयर्स पुट टुगेदर तब जाके फॉसिल फ्यूल बने हैं। तो इसलिए हम इनको नॉन रिन्यूएबल कहते हैं। हमने 12,000 साल में पूरा फॉसिल फ्यूल को ख़त्म करने के कगार पे लेकर आ गए हम, तो इसलिए इसको रिन्यू करना हमारे लाइफ टाइम में तो पॉसिबल है नहीं। इफ़ वी वर टू कंटिन्यू कंज्यूमिंग दीज सोर्सेज एट अलार्मिंग रेट्स वी वुड सून रन आउट ऑफ एनर्जी। तो हमारे क्या होगा? ये फॉसिल फ्यूल सारे ख़त्म हो जाएंगे। दिस वी नो वेरी वेल। तो इसी को अवॉइड करने के लिए हम क्या करते हैं? ऑल्टरनेट सोर्सेज ऑफ एनर्जी को एक्सप्लोर करते हैं। साथ में हम क्या करते हैं? डिपेंडेंस ऑन फॉसिल फ्यूल फॉर मोस्ट ऑफ एनर्जी रिक्वायरमेंट तो है ही, हमारी डिपेंडेंस उस पर ख़त्म नहीं हुई है। हम रिन्यूएबल सोर्सेज ऑफ एनर्जी को एक्सप्लोर कर रहे हैं। बर्निंग फॉसिल फ्यूल हैज़ अदर डिसएडवांटेजेस। फॉसिल फ्यूल से और क्या होता है? पॉल्यूशन होता है, अलग अलग तरीके के पॉल्यूटेंट्स निकलते हैं, ग्रीन हाउस गैसेज निकलती हैं फॉसिल फ्यूल की वजह से, एयर पॉल्यूशन होता है, बर्निंग ऑफ कोल एंड पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स। दैट इज़ ऑल टुगेदर अ वेरी डिफरेंट चैप्टर, क्योंकि हम इसमें एनर्जी सोर्सेज की बात कर रहे हैं। हम पॉल्यूशन पे ज़्यादा फोकस नहीं करेंगे अभी। पॉल्यूशन को हम पॉल्यूशन वाले चैप्टर में पहले भी पढ़ चुके हैं, आगे भी पढ़ेंगे। जो ऑक्साइड्स होते हैं, कार्बन, नाइट्रोजन, सल्फर, ये सब निकलते हैं बर्निंग ऑफ फॉसिल फ्यूल से। एसिडिक ऑक्साइड निकलते हैं जिससे एसिड रेन होती है। ये सारी चीज़ें हम जानते हैं। एसिड रेन से क्या होता है? सॉइल भी ख़राब होती है, मॉन्यूमेंट्स भी ख़राब होते हैं, जिस एनिमल और प्लांट्स के ऊपर वो डलती है तो वो भी ख़राब होते हैं। तो पेट्रोलियम पॉल्यूशन से क्या होता है? ग्रीन हाउस इफेक्ट भी बढ़ते हैं। ये सारी चीज़ें आप जानते हैं, यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ समराइज किया गया है। फॉसिल फ्यूल के क्या क्या डिसएडवांटेजेस हो सकते हैं ये सारी चीज़ें आप जानते हैं। तो फॉसिल फ्यूल की बर्निंग से हम क्या करते हैं? जो कन्वेंशनल सोर्स ऑफ एनर्जी है उससे हम अल्टीमेटली फॉसिल फ्यूल के बर्निंग से क्या कर रहे हैं? हम फॉसिल फ्यूल को बर्न करके हमने क्या किया? इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करना शुरू किया, है ना। तो इलेक्ट्रिसिटी जब प्रोड्यूस की जाती है तो कैसे यूज़ होता है? उसमें एक टरबाइन यूज़ होता है। टरबाइन को हम क्या करते हैं? इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करने के लिए हम यूज़ करते हैं। तो सिंपलेस्ट टरबाइन में क्या होता है? एक मूविंग पार्ट होता है, एक रोटर ब्लेड असेंबली होती है। जो मूविंग फ्लूइड एक्ट एज अ ब्लेड टू स्पिन दैम एंड इम्पार्ट एनर्जी टू द रोटर। ये एक सिंपल प्रिंसिपल है। देखो, किसी भी प्लांट के बारे में अगर मैं बात करती हूँ, जैसे कि ये देखिए आप, ये एक सिंपल सा मॉडल है, प्रोसेस ऑफ थर्मो इलेक्ट्रिक प्रोडक्शन को बता रहा है। ये थर्मो इलेक्ट्रिक प्रोडक्शन हो रहा है, सिंपल सा प्रोसेस हो रहा है। आप इसको समझने की कोशिश करो। ये जितना सिंपल ऐसा हो रहा है ना, ऐसा ही थर्मल पावर प्लांट में भी सेम ऐसे ही होता है। होता क्या है? एक कोई सोर्स होगा हीट का, जैसे कि यहाँ पे क्या लिया गया? प्रेशर कुकर। थर्मल पावर प्लांट्स पे क्या होगा? कोयला। कोयले को यूज़ करते हैं। कोयला क्या कर रहा है? अल्टीमेटली स्टीम पाइप के थ्रू स्टीम प्रोड्यूस कर रहा है ना। कोयला गर्म कर रहा है, हीटिंग कर रहा है। हीट किसको करता है? कोयला। थर्मल पावर प्लांट में कोयला जो होगा अल्टीमेटली कहीं ना कहीं वाटर सोर्स को हीट करेगा, वाटर वहाँ से देंगे, वो हीट अप होके स्टीम में प्रोड्यूस हो जाएगा, भाप बन जाएगा। और वो भाप अल्टीमेटली क्या करेगी? वो एक बहुत बड़े टरबाइन को घुमाएगी। वो टरबाइन कहाँ पे घूमेगा? वो टरबाइन घूम के अटैच होगा कहीं ना कहीं डायनेमो से। डायनेमो क्या है? डायनेमो के अंदर इलेक्ट्रिसिटी वाला चैप्टर आप याद करिए। इलेक्ट्रिसिटी वाले चैप्टर में हमने क्या कहा था? अगर हम एक कंडक्टर के बीच में मैग्नेट रख के उसको मूव कर देते हैं, मूविंग मैग्नेट और कंडक्टर जब मूव होंगे तो क्या होगा? इलेक्ट्रिसिटी का जनरेशन होता है। तो डायनेमो में क्या होता है? एक बड़ा सा पंखा लगा होता है जो तेज़ी से घूमता है। ये देखिए तेज़ी से घूम रहा है, ये इसके अंदर डायनेमो के अंदर भी घुमा रहा है। उस जो कंडक्टर लगा होगा उसके अंदर, डायनेमो के अंदर कोई भी कंडक्टर लगा हो सकता है, फॉर एग्जाम्पल कॉपर का, उसके बीच में एक मैग्नेट लगा होगा। कॉपर का एक कंडक्टर लगा होगा, उसके बीच में एक मैग्नेट लगा होगा, वो उसको तेज़ी से घुमाएगा। कौन घुमा रहा है?
कुछ भी, आप कोई भी प्लांट ले लीजिए, चाहे वो थर्मल पावर प्लांट हो, चाहे वो हाइड्रो पावर प्लांट हो, चाहे वो विंड एनर्जी जनरेशन हो, कोई भी तरीके की एनर्जी होगी, प्रिंसिपल एक ही होगा। दिस इज द प्रिंसिपल, आप इसको समझ लीजिए। बहुत ही क्रूड सा प्रिंसिपल लगता है। कोई भी फॉर्म ऑफ एनर्जी, कोई भी स्टीम, फ्लोइंग वाटर, हवा, सबको क्या करना है, आप सबको एक टरबाइन को मूव कर देना, एक पंखे को घुमाना है। वो पंखा अल्टीमेटली अटैच कहाँ से होगा, एक कंडक्टर होगा, उसके बीच में एक मैग्नेट लगा होगा, उसको घुमा देगा। अभी हमने इलेक्ट्रिसिटी वाले चैप्टर में पढ़ा था मैग्नेटिज्म और इलेक्ट्रिसिटी। जब मैग्नेट को रख के अगर हम बहुत तेज़ी से घुमाएंगे तो क्या हुआ था, इलेक्ट्रिसिटी का जनरेशन हुआ था। वही हम कर रहे हैं डायनामो में। एक कंडक्टर को के साथ में मैग्नेट को रख के जब तेज़ी से घुमाएगा ये फैन, तो इलेक्ट्रिसिटी जनरेट हो जाएगी एंड दिस बल्ब विल लिट अप। नॉट ओनली बल्ब, आप उसके साथ कुछ भी अटैच कर दो, आप बड़ी बड़ी पावर स्टेशन वाली लाइंस डाल दो, वहाँ से इलेक्ट्रिसिटी ट्रांसमिट हो जाती है। द प्रिंसिपल रिमेन्स दिस। हर एक कोई भी सोर्स ऑफ एनर्जी, चाहे वो वाटर हो, चाहे वो कोयला, चाहे वो हवा, चाहे कोई और, उन सबको करना क्या है, इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करने के लिए उनको उस टरबाइन को हिलाना है, मतलब वो बड़े पंखे को हिलाना है। वो बड़ा पंखा घूम घूम के अंदर क्या कर रहा है, वो डायनेमो। डायनेमो के अंदर क्या होता है, एक कंडक्टर होगा और एक मैग्नेट होगा, वो तेज़ी से घूमेंगे। तेज़ी से घूमने की वजह से इलेक्ट्रिसिटी जनरेट हो जाएगी, विच वी हैव अंडरस्टूड इन अवर इलेक्ट्रिसिटी वाला चैप्टर। जिस किसी ने इलेक्ट्रिसिटी वाला चैप्टर ना पढ़ा हो, प्लीज़ गो बैक। इससे पहले हमने चैप्टर नंबर 13 में पढ़ा था। सो ये क्रूड सा मॉडल है, एकदम सिंपल। ये आप लैब में, बच्चों की क्लास है, क्लास 10 है, तो उसमें ये मॉडल दिखाया गया है कि आप ऐसा अपने प्रेशर कुकर के साथ में एक अपना टेनिस बॉल के ऊपर पंखे बना दो उसको, और उसके साथ एक डायनेमो छोटा सा खरीद लाओ, उसको अटैच कर दो, और उसके साथ में एक बल्ब अटैच कर लो। तो ये क्या होगा, इतनी तेज़ी से घूमना शुरू होगा, स्टीम की वजह से, जो भाप निकल रही है उसकी वजह से तेज़ी से घूमना शुरू होगा। और उसको अटैच कर दिया आपने डायनेमो के साथ, उसके अंदर भी तेज़ी से मूवमेंट होगी। किसकी मूवमेंट हो रही है, जानते हो आप, और फिर इलेक्ट्रिसिटी जनरेट हो जाएगी, राइट। ये ही हम करते हैं, कहाँ पे कर रहे हैं, यही हम सेम चीज़ कहाँ कर रहे हैं, अपने बड़े बड़े थर्मल पावर प्लांट्स में, हाइड्रो पावर प्लांट्स में, विंड एनर्जी जनरेशन में हम यही कर रहे हैं अल्टीमेटली। ओके, तो थर्मल पावर प्लांट में क्या हो रहा है, थर्मल पावर प्लांट के अंदर बहुत फॉसिल फ्यूल्स जो हैं वो यूज़ हो रहे हैं। लार्ज अमाउंट ऑफ फॉसिल फ्यूल्स आर बर्न एवरी डे इन पावर स्टेशन टू हीट अप वाटर। किसको हीट अप कर रहे हो, वाटर को, टू प्रोड्यूस स्टीम विच फर्दर रन्स द टर्बाइन टू जनरेट इलेक्ट्रिसिटी। ओके, वाटर हीटअप हो रहा है, क्या कर रहे हैं, हीटअप कर रहे हैं, किसको, वाटर को। थर्मल पावर प्लांट की बस यही है, बस आपको यही इस चैप्टर में, सिंपल सा चैप्टर है, बट अगर जिसने नहीं पढ़ा उसको नहीं पता चलेगा। थर्मल पावर प्लांट कैसे काम कर रहा है, थर्मल पावर प्लांट के अंदर फॉसिल फ्यूल यूज़ हो रहा है, नंबर 1। फिर क्या कर रहा है वो फॉसिल फ्यूल, हीटअप कर रहा है, किसको कर रहा है, वाटर को। उससे क्या प्रोड्यूस हो रहा है, स्टीम। वो स्टीम क्या कर रही है, टरबाइन को, रन द टरबाइन, और उससे क्या हो रहा है, इलेक्ट्रिसिटी जनरेट हो रही है, ख़त्म। बस ये सिंपल सा जो मॉडल हमने अभी देखा, बस इसी को बड़ा कर दो थर्मल पावर प्लांट में। यहाँ पे हम प्रेशर कुकर के नीचे हमने गैस पे रखा हुआ है, उसमें हमने फॉसिल फ्यूल डाल के पानी को गर्म कर रहे हैं। इसमें क्या रखा हुआ है, प्रेशर कुकर के अंदर भी पानी, और वो कोयले से जब हम थर्मल पावर प्लांट में डाल रहे हैं तो भी क्या हो रहा है, नीचे से पानी की पाइप आ रही है। अभी हम मॉडल पढ़ेंगे। आई होप ये समझ में आ गया आपको, बस यही समझना था। जो ट्रांसमिशन होती है इलेक्ट्रिसिटी, जो इलेक्ट्रिसिटी ट्रांसमिट होगी इज़ मोर एफिशिएंट दैन ट्रांसपोर्टिंग कोल एंड पेट्रोलियम। ये आप जानते हैं पेट्रोलियम या कोल बहुत भारी है, इलेक्ट्रिसिटी कैसे ट्रांसमिट हो सकती है, जो भी कंडक्टर होगा इलेक्ट्रिसिटी का उसके थ्रू इलेक्ट्रिसिटी ट्रांसमिट आराम से हो सकती है। तो क्या कर रहे हैं हम, ट्रांसमिशन कर रहे हैं इलेक्ट्रिसिटी का विच इज़ मोर कन्वीनियंट दैन ट्रांसपोर्टिंग कोल और पेट्रोलियम ओवर द सेम डिस्टेंस। देयरफॉर ये देखिए, अब यही कारण है, यही आपको सवाल मिलता है अपने एग्जाम में कि क्यों थर्मल पावर प्लांट्स को उस जगह पे बनाया जाता है जहाँ पे उसका फॉसिल फ्यूल अवेलेबल है। मान लीजिए आपको झारखंड में मिल रहा है तो झारखंड में लगा हुआ होगा थर्मल पावर प्लांट, है ना। अच्छा, वहाँ क्या लगेगा, जहाँ पे पंजाब, हिमाचल, यहाँ पे कौन सा प्लांट लगेगा बताओ, आप सोच के कमेंट बॉक्स में बता दो। ओके तो आपको क्या मिल रहा है, फटाफट से बताओ, सोच के आपको मालूम चलेगा। तो थर्मल पावर प्लांट कहाँ पे लगाए जा रहे हैं, जहाँ पे अवेलेबिलिटी है उसके फ्यूल की। क्यों, क्योंकि भाई कोयले को उठा उठा के लेकर आना, ट्रांसपोर्ट का इतना सारा खर्चा हो जाएगा, तो वो वहीं लगेंगे जहाँ पर भी
उसी के आसपास लगा देंगे। और इलेक्ट्रिसिटी कैसे होती है, इलेक्ट्रिसिटी को तो किसी ट्रक में भर के उठा के लाना नहीं है। इलेक्ट्रिसिटी के लिए हमें क्या करना है, एक बार नेटवर्क बिछा देना है तारों का, वो जो कंडक्टर है उसके थ्रू इलेक्ट्रिसिटी को आप कहीं पे भी ट्रांसमिट कर दो, किलोमीटर्स कितने भी किलोमीटर्स दूर दूर ट्रांसमिट कर दो। हिमाचल से हम दिल्ली खरीदता है इलेक्ट्रिसिटी, दिल्ली तो बहुत सारी जगह से खरीदता है, हरियाणा से भी खरीदता है, हिमाचल से भी खरीदता है, पंजाब से भी खरीदता है, तीनों जगह से इलेक्ट्रिसिटी खरीद लेता है। दिल्ली के अंदर तो नहीं है, दिल्ली तो खरीद के गुजारा चला रहा है। तो दिल्ली ने चारों तरफ से सब जगह से इलेक्ट्रिसिटी को खरीद लिया। कैसे खरीदा, अब कोई ट्रक में भर के आई है इलेक्ट्रिसिटी? नो, पावर लाइंस के थ्रू आई है, क्योंकि इलेक्ट्रिसिटी को ट्रांसमिट करने का तरीका बहुत ही सिंपल है। उसको आप कंडक्टर्स के थ्रू, जो उसकी पावर लाइंस है विच आर कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, उसके थ्रू आराम से ट्रांसमिट हो सकती है। सो दिस इज द रीज़न वाई ऑल द थर्मल पावर प्लांट्स आर सेट अप नियर देयर सोर्स विच इज़ फ्यूल सोर्स जो है उनका उसके पास। देखो थर्मल पावर प्लांट में हो क्या रहा है, अल्टीमेटली जो हीट एनर्जी है वो कन्वर्ट किस में हो रही है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी में। हीट एनर्जी इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट हो जाती है। तो थर्मल पावर प्लांट का ये आप मॉडल देख सकते हो, उसमें क्या है, ये एक यहाँ पे कंबशन हो रहा है गैसेस का, यहाँ पे चल रहा है। इधर क्या हो रहा है, ये देखिए ये पानी जा रहा है, ये रहा, ये पानी का सोर्स है, इसको आपने पाइप से डाल के यहाँ आ गया, और यहाँ पे क्या आ रहा था, यहाँ पे हीट जो जनरेट हो रही थी उसके थ्रू ये हीट यहाँ पे जा रही थी, इसको गर्म कर दिया जा रहा था, इस चेम्बर में गर्म हो रही है, और इसके थ्रू यहाँ पे टरबाइन लगा हुआ है, स्टीम निकल रही है। ये पानी गर्म हो गया, उसके थ्रू ये कहाँ पे जा रहा है, स्टीम बन के इसके अंदर टरबाइन लगा हुआ है, इसको घुमा रहा है, और ये यहाँ पे क्या लगा होगा, टरबाइन कनेक्टेड होगा, ये डायनेमो होगा, यहाँ पे घूम रहा है और इलेक्ट्रिसिटी जनरेट हो गई यहाँ पे, और ये देखिए टावर्स है, उसके थ्रू दूर दूर पहुँच जाएगी। और ये वाला पानी क्या है, यहाँ पे जो स्टीम बनी थी वो कंडेंस होके वापस पानी बन के इधर चली आएगी, फिर ये इधर से इधर फिर पानी जाएगा, फिर ये इधर पानी गर्म होगा, इस वाली हीट से गर्म हो रहा है, और फिर से स्टीम बन के ये टरबाइन को घुमाएगा, इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होती रहती है। तो ये क्या है, ये टिपिकल थर्मल पावर प्लांट जो है ऐसे काम कर रहा है, सिंपल सा है। सेम वही पानी का सोर्स से इधर पानी जा रहा है, इस हीट से ये गर्म हो जा रहा है और स्टीम बन जा रहा है, स्टीम जो है टरबाइन को घुमा रही है, ये डायनेमो इलेक्ट्रिसिटी जनरेट कर रहा है, ये इलेक्ट्रिसिटी जनरेटर के तारों के थ्रू अलग अलग सिटीज़ में चली जाती है, और ये पानी फिर से भाप वाला पानी कंडेंस हो जाता है, पानी बन के फिर ठंडा होकर दोबारा से आ जाता है। तो दिस इज़ द वर्किंग ऑफ थर्मल पावर प्लांट्स। तो थर्मल पावर प्लांट में क्या हो रहा था, थर्मल जो हीट एनर्जी थी विच इज़ गेटिंग कन्वर्टेड इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी। सो दिस इज़ सिंपल। फिर हम बात कर लेते हैं हाइड्रो पावर प्लांट्स के बारे में। अब हाइड्रो पावर प्लांट क्या कर रहा है, तो हाइड्रो पावर प्लांट में क्या हो रहा है, ट्रेडिशनल सोर्स जो है, अनदर ट्रेडिशनल सोर्स ऑफ एनर्जी वाज काइनेटिक एनर्जी ऑफ फ्लोइंग वाटर। पानी बह रहा है, ठीक है, ट्रेडिशनल सोर्स है ये भी, पानी बह रहा है, तो इसके अंदर क्या है, काइनेटिक एनर्जी ऑफ फ्लोइंग वाटर और द पोटेंशियल एनर्जी ऑफ वाटर एट अ हाइट। जो बहते हुए पानी की एनर्जी है, या तो आप उसी को यूज़ कर लो सीधा, उस बहते हुए पानी के बीच में कहीं ना कहीं पे कोई बड़ा सा पंखा लगा दो, वो घूमता रहेगा उससे, या फिर आप क्या करो, उस बहते हुए पानी को इकट्ठा करो डैम में पोटेंशियल एनर्जी के फॉर्म में, फिर उसको गिराओ ऊंचाई से, वो गिरेगा ऊंचाई से तो पंखे को घुमाएगा। ये हाइड्रो पावर प्लांट ऐसे काम करता है। ये देखिए हाइड्रो पावर प्लांट में क्या होता है, एक रिजर्वॉयर बना दिया आपने, नदी आ रही थी उसके पानी को आपने रोक लिया, उसमें एक रिजर्वॉयर बना दिया, उस रिजर्वॉयर को तेज़ी से वहाँ से पानी गिराया। यहाँ पे देखिए पावर हाउस में क्या हो रहा है, ये टरबाइन घूम रहा है, अल्टीमेटली वो क्या कर रहा है, यहाँ पे देखो जनरेटर, पावर हाउस जनरेटर, ये टरबाइन की यहाँ पे क्या लगा हुआ होगा, वही डायनेमो वाला वो मैग्नेट, और वो तेज़ी से घूम रहा है, ये इसके साथ साथ घुमा रहा है, इसको घुमा रहा है, इसके घूमने से इलेक्ट्रिसिटी जनरेट हो रही है, वो पावर लाइन्स के थ्रू फिर ट्रांसमिट हो जाएगी। ये टिपिकल हाइड्रो पावर प्लांट ऐसे काम करता है, राइट। तो हाइड्रो पावर प्लांट में क्या हो रहा है, सिंपल है, हाइड्रो पावर प्लांट के अंदर क्या हो रहा है, काइनेटिक एनर्जी फ्लोइंग वाटर की या पोटेंशियल एनर्जी जो स्टोर वाटर है उसकी। हाइड्रो पावर प्लांट में क्या हो रहा है, पोटेंशियल एनर्जी ऑफ फॉलिंग वाटर इज कन्वर्टेड इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी, पोटेंशियल टू इलेक्ट्रिकल बन जाती है। Since there are very few waterfalls which could be used as a source of potential energy, hydropower plants are associated with dams. देखो या तो आप सीधा का सीधा वाटरफॉल गिर रहा है कहीं पर, उसके नीचे लगा के छोड़ दो, लेकिन वाटरफॉल कितने हैं, है ना, बहुत लिमिटेड से वाटरफॉल है जिनको भी हमने टूरिस्ट अट्रैक्शन बना रखा है। कितने वाटरफॉल्स है जिसमें आप ये यूज़ कर सकते हो, लगेगा छोटा सा लग जाएगा। तो क्या किया जाता है, जो रिवर्स जो होती हैं उनके ऊपर
बांध बना के डैम्स के बीच में पानी को स्टोर कर लेते हैं, भाखड़ा नंगल डैम है ना, और उस पानी को फिर धीरे धीरे छोटे छोटे इनलेट्स के जरिए उसको घुमाने के लिए यूज़ किया जाता है। ठीक है, लास्ट सेंचुरी में क्या हुआ था, बहुत सारे डैम बनाए गए थे पूरे वर्ल्ड में, और क्वार्टर ऑफ आवर एनर्जी रिक्वायरमेंट इंडिया इज मेट बाय हाइड्रो पावर प्लांट्स, है ना। हम कौन सी सोर्स ऑफ एनर्जी इंडिया में कितनी एनर्जी प्रोड्यूस कर रही है, ये आप जो है लेटेस्ट देख लीजिएगा। अगर आप रफली जानना चाहें तो हाइड्रो पावर प्लांट से 25% ऑफ एनर्जी रिक्वायरमेंट जो होती है मीट की जाती है रफली। दिस एनसीईआरटी रीड कर रही है ये, ठीक है। एग्जैक्ट क्या है ये हम डिस्कस करेंगे। तो अब क्या हो रहा था, ये मैंने आपको हाइड्रो पावर प्लांट्स की वर्किंग दिखा दी। तो क्या होता है, जो हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी है, हाई राइज डैम्स आर कंस्ट्रक्टेड ओवर रिवर टू ऑब्स्ट्रक्ट द फ्लो, देयर बाय कलेक्ट वाटर इन लार्ज रिजर्वायर। वो आप जानते हैं, बहुत बड़े बड़े बांध बना दिए जाते हैं। तो जब वाटर लेवल राइजेज इन दिस प्रोसेस, काइनेटिक एनर्जी ऑफ फ्लोइंग वाटर क्या होता है, ट्रांसफॉर्म इनटू पोटेंशियल। तो क्या हो रहा है, काइनेटिक एनर्जी पहले पोटेंशियल एनर्जी में कन्वर्ट हो रही है, ये पोटेंशियल एनर्जी फिर इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट हो रही है। जब हाई लेवल से डैम कैरिड आउट थ्रू पाइप्स to the turbines at the bottom of dam. Since the water in the reservoir would be refilled each time it rains, we would not have to worry about the hydroelectricity. Hydroelectricity के बारे में हम ज़्यादा चिंता नहीं करते, क्यों? क्योंकि भाई भगवान उसको फ्यूल अप कर देता है धीरे धीरे, बार बार बारिश कर देता है, वो हमारे रिजर्वायर फिर से नदियों में पानी आ जाता है, फिर से फुल हो जाते हैं। हमें उसके लिए चिंता करने की ज़रूरत नहीं होती है। जैसे कि फॉसिल फ्यूल के केस में हमें है बहुत ज़्यादा चिंता, उतनी जल्दी नहीं होते रिप्लेनिश। तो इसके केस में क्या होता है, नदी में से पानी को आपने रोका है ना, नदी तो फिर भर जाएगी। ज़्यादा पानी भर जाता है तो डैम झट से खोल दिए जाते हैं, नीचे वाले लोगों को पानी मिल जाएगा। अगर डैम नदी के अंदर पानी कम है तो डैम बंद करके रखेंगे, ताकि ऊपर वो, क्योंकि एक डैम की कैपेसिटी होती है, एक डैम जो होता है उसका एक क्या बोलेंगे, डेंजर मार्क होता है। ज़्यादा अगर पानी आ गया, ज़्यादा तेज़ बारिश आ गई तो डैम को खोलना पड़ेगा बांध को, ताकि वो पानी नीचे चला जाए। नीचे का मतलब, अगर मान लीजिए हिमालय से रिवर्स निकल रही है इंडिया के केस में, तो ऊपर आप रोक लेंगे अगर कम बारिश का पानी है। नदियाँ तो तभी चल रही हैं, पेरिनल रिवर्स हैं वो, तो उस पानी को रोक के रखा जाएगा उस मौसम में जब बारिशें नहीं होती हैं। लेकिन जब बारिशें होती हैं, ऑलरेडी नीचे भी पानी है ऑलरेडी बाकी प्लेन एरिया में, लेकिन रिजर्वायर्स भी पूरे भर गए, तो इसलिए डैम्स भी खुले हुए हैं। डैम्स को भी बार बार खोल दिया जा रहा है, ताकि डैम्स की भी कैपेसिटी है, वो कितने पानी को रोकेंगे। यहाँ से रिवर आ रही है, यहाँ पे आपने डैम बना दिया, यहाँ पे नीचे वाली सिटी है बहुत सारी, तो आपने डैम बना के इसको कलेक्ट कर लिया। मान लीजिए जितना भी है 1000 गैलन पानी स्टोर कर सकते हैं एग्जाम्पल। तो जब ऐसे 1000 गैलन वाले माका पे आएगा वो खोल देंगे उसको, राइट। तो नीचे वाले लोग कई बार फ्लडेड हो जाते हैं इससे, डैम के खुलने की वजह से सिर्फ नीचे फ्लड्स आ जाती है। तो खैर आजकल ऐसा नहीं होता, जनरली नहीं होता, क्योंकि जब भी डैम को खोला जाएगा वार्निंग्स इशू कर दी जाती हैं, और ऐसा नहीं है कि उसको ओवरनाइट खोला जाता है, उसको बहुत ज़्यादा मॉनिटर किया जाता है। ठीक है, जैसे ही थोड़ा सा डेंजर लेवल, अलग अलग लेवल बनाएंगे, लेवल 1 2 3, जैसे ही 1 को क्रॉस करता है वो थोड़ा सा खोल देते हैं ताकि लोगों को अलर्ट रहे। तो जो बड़े बड़े डैम बनाए जाते हैं, सिंस ये जो टॉपिक है ये एंडलेस है, जब बड़े बड़े डैम बनाए जाते हैं तो उससे काफ़ी सारे प्रॉब्लम्स आते हैं। डैम को बनाना इज़ ऑल्सो नॉट वेरी सस्टेनेबल प्रैक्टिस, क्योंकि डैम को बनाने से क्या होता है, आप इसको स्लाइड को पढ़ सकते हैं, वेरी इंटरेस्टिंग स्लाइड। डैम को बनाने से क्या होता है, जो लैंड, वो एग्रीकल्चरल लैंड, ह्यूमन हैबिटेशन, वो सब की सब सबमर्ज हो जाती है। अगर आप टिहरी डैम वाली जगह पर जाएंगे तो आप देखिएगा, टिहरी डैम जहाँ पे बना हुआ है वो आपको बताएंगे, गाइड भी आपको बताएगा कि पूरा का पूरा सिटी था, एक गाँव था, मतलब वहाँ पे पहाड़ पे वो पूरा का पूरा टिहरी डैम के अंदर समा गया। और उनको बेचारों को सबको उठा के, उनके घर वर सब जैसे मर्जी थे, वो पूरा डैम के बीच में आ गए, वो पूरा रिजर्वायर बन गया, पहाड़ की पूरी वैली में उन्होंने बना दिया बड़ा सा, और वो डूब गया पूरा का पूरा गांव। और उनको उठा के, उन लोगों को जब बनाया जा रहा था, दूसरे पहाड़ पे जाके रिहैबिलिटेट किया गया, वो सब वहीं डूब गए। अब आप सोचिए, वो तो घरों की बात थी, चलिए ठीक है, कंक्रीट का स्ट्रक्चर था, वहाँ के पेड़ पौधे, वहाँ के जानवर, वो सबको तो आप नहीं कह सकते ना कि आप उठ के चले जाओ, अब हम कल जो है पानी खोलने वाले हैं, वो सब भी उसी के बीच में सबमर्ज हो जाते हैं, राइट। तो क्या होता है, एग्रीकल्चरल लैंड, ह्यूमन हैबिटेशन, ये सब सेक्रीफाइस हो जाता है, इकोसिस्टम जो हमारा पूरा डिस्ट्रॉय हो जाता है, अंडर द वाटर चला जाता है, वेजिटेशन जो होती है वो सबमर्ज हो जाती है, एनारोबिक कंडीशन में चली जाती है जो भी वेजिटेशन थी, जिसकी वजह से क्या होगा, बहुत सारी ग्रीन हाउस गैसेस प्रोड्यूस होती हैं। इससे क्या होता है, बहुत सारे प्रॉब्लम्स होते हैं। सेटिस्फैक्ट्री रिहैबिलिटेशन ऑफ पीपल, उसको हमको ध्यान रखना पड़ता है। आपने नर्मदा डैम के बारे में देखा होगा, कितना ज़्यादा प्रोटेस्ट हुआ था जब नर्मदा के ऊपर डैम बनाया जा रहा है, तो उस पर कितने सारे जो गाँव के गाँव थे उनको रिहैबिलिटेट करने की
सिचुएशन आ जाती है, तो उसके लिए कितना ज़्यादा प्रोटेस्ट हुआ आप जानते हैं दैट थिंग, ठीक है। तो दैट इज़ अ वेरी सोशली डिबेटेबल टॉपिक कि वो कितना सही है कितना गलत है। और इतनी सारी जो हम फ्लडिंग वाली सिचुएशन, उत्तराखंड की जो त्रासदी हम जो झेल चुके हैं, उसका रीज़न भी कहीं ना कहीं नहीं, मतलब इट इज़ वेरी मच इन ओपन। मतलब डैम के क्रिएट होने से, डैम जो होता है उस इतना सारा पानी रोकते हैं, कहीं ना कहीं वो इम्बैलेंस क्रिएट कर रहे हैं। हमारी जो वहाँ की जो अर्थ है वो प्रोन हो जाती है अर्थक्वेक्स के लिए, और अगर मान लीजिए अर्थक्वेक उस जोन में आ ही जाता है तो डैम भी टूट सकता है। अगर डैम टूट जाएगा तो सडन फ्लडिंग आ जाएंगी, गाँव के गाँव डूब जाएंगे पूरे, और ये हुआ भी है। सो दिस इज़ द थिंग। ये हाइड्रो पावर प्लांट्स के बारे में हम लोग बात कर रहे थे। हाइड्रो पावर प्लांट में क्या कर रहा था, हाइड्रो पावर प्लांट भी इसी तरीके से काम कर रहा था। वाटर को रिजर्वायर के फॉर्म में आपने स्टोर किया, उसको फिर धीरे धीरे यहाँ पे निकाला, टरबाइन घूमेगा, हर एक चीज़ में टरबाइन ही घूमेगा। टरबाइन घूम के डायनामो के अंदर इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करेगा, जिससे कि इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होगी, जिसको हम पावर लाइंस के जरिए अलग अलग जगह पे ट्रांसपोर्ट कर देंगे। तो दिस वाज द फर्स्ट पार्ट ऑफ दिस चैप्टर, जिसमें कि हमने कन्वेंशनल सोर्स ऑफ एनर्जी के बारे में बात किया, फॉसिल फ्यूल के बारे में बात किया, हाइड्रो पावर एंड थर्मल पावर के बारे में बात किया। सो आई होप आपको इतना समझ में आया होगा एंड यू विल बी एबल टू सॉल्व द क्वेश्चंस रिलेटेड टू दिस टॉपिक। थैंक यू सो मच एंड बेस्ट ऑफ लक फॉर योर प्रिपरेशन।